आज मैं आपको डिविडेंड की ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक लॉ नहीं है। यह एक इमोशनल जर्नी है, एक इन्वेस्टर की जर्नी है, एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लॉ की डिसिप्लिन है। यह कहानी है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 123 टू 127 तक की। और अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स सी एस की तैयारी कर रहे हैं तो यह कहानी आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगी। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा इन्वेस्टर है, उसका नाम है राहुल। राहुल कोई बिग ट्रेडर नहीं है, वह मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसने अपने पिता से कई सालों की बचत से एक कंपनी का कुछ शेयर खरीदा। उसके मन में एक सिंपल सा एक्सपेक्टेशन था, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो मुझे भी उसका छोटा सा हिस्सा मिलेगा। और उस हिस्से को दुनिया कहती है डिविडेंड। हर साल राहुल एजीएम की न्यूज़ पढ़ता था। प्रॉफिट की खबर आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। लेकिन एक साल कुछ अजीब हुआ। कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट कमाया, लेकिन डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है? सोचिए। आंसर है नहीं, क्योंकि डिविडेंड इमोशन से नहीं, लॉ से डिसाइड होती है। और लॉ कहता है सेक्शन 123। अब कहानी कंपनी के बोर्ड रूम में चलती है। डायरेक्टर मीटिंग कर रहे हैं। सीएफओ बोलता है, सर कंपनी प्रॉफिट में है, डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। चेयरमैन धीरे से बोलता है, रुको, पहले सेक्शन 123 देखो। कंपनी एक्ट कहता है कंपनी डिविडेंड केवल 3 सोर्स से डिक्लेयर कर सकती है। पहला सोर्स करेंट ईयर प्रॉफिट, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है, और वह भी शेड्यूल 2 के अनुसार। दूसरा सोर्स प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट, जो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद बच गए हो और अभी तक डिस्ट्रीब्यूट ना हुए हो। तीसरा सोर्स इन दोनों में से कोई भी। अब यहाँ एग्जाम का एक क्लासिकल क्वेश्चन आता है, क्या कंपनी कैपिटल से डिविडेंड दे सकती है? जरा सोचो। आंसर है नहीं, डिविडेंड कैपिटल से नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चेयरमैन एक और वार्निंग देता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय अनरियलाइज गेन काउंट मत करना। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने क्लियर कर दिया है कि अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, एसेट रिवैल्यूएशन गेन, फेयर वैल्यू गेन, इनको प्रॉफिट कैलकुलेट से एक्सक्लूड करना होगा। मतलब अगर कंपनी ने अपनी बिल्डिंग का वैल्यूएशन बढ़ाकर पेपर प्रॉफिट दिखाया तो उस प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है। अब बोर्ड रूम में एक और डिसीजन शुरू होता है। एक डायरेक्टर कहता है सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दूसरा डायरेक्टर कहता है फ्यूचर अनसर्टेन है, रिजर्व बना लेते हैं। कंपनी एक्ट कंपनी को अलाउ करता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकती है। यह मैनेजमेंट फिलॉसफी होती है। कुछ कंपनी एग्रेसिव होती है जो ज़्यादा डिविडेंड देती है। कुछ कंपनी कंजर्वेटिव होती है, वे ज़्यादा रिजर्व बनाती है। समय बीतता है, अगले साल कंपनी लॉस में चली जाती है, लेकिन शेयर होल्डर की उम्मीद अभी भी रहती है, डिविडेंड कब मिलेगा। बोर्ड मीटिंग फिर होती है। सीएफओ कहता है प्रॉफिट नहीं है। एक डायरेक्टर सजेशन देता है रिजर्व से डिविडेंड दे दो। लॉ कहता है डिविडेंड रिजर्व से डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कंडीशन के साथ, डिविडेंड केवल फ्री रिजर्व से ही डिक्लेयर होगा। अब ऑडिटर धीरे से बोलता है, एक और रूल है, जब एक कंपनी अपने प्रीवियस लॉस और प्रीवियस ईयर की अनप्रोवाइडेड डिप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं करेगी तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इन्वेस्टर प्रेशर डाल रहे हैं। शेयर प्राइस गिर रहा है,
बोर्ड डिसाइड करता है, चलो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 बोर्ड को पावर देता है कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। सोर्स हो सकता है करेंट ईयर प्रॉफिट या पीएल रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन अचानक क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, कंपनी को करेंट ईयर में लॉस हो गया। अब रूल बदल जाता है। लॉ कहता है कि इंटरिम डिविडेंड का रेट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज डिविडेंड से ज़्यादा नहीं हो सकता। काफ़ी डिस्कशन के बाद फाइनली डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। राहुल खुश है, उसे लगता है कि अब पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन लॉ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सेक्शन 123 सब सेक्शन 4 कहता है कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद कंपनी को 5 दिनों के अंदर डिविडेंड अमाउंट को एक सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। अब पेमेंट का स्टेज आता है। सेक्शन 123 सब सेक्शन 5 कहता है कि डिविडेंड केवल रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दिया जाएगा। पेमेंट मोड हो सकता है चेक, डिविडेंड वारंट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र। लेकिन राहुल से एक छोटी सी गलती हो गई, उसने अपना एड्रेस अपडेट नहीं किया। डिविडेंड चेक उसके पुराने एड्रेस पर गया और वापस लौट आया। राहुल को पता ही नहीं चला कि डिविडेंड आया था। 30 दिन गुजर गए। अब कंपनी एक्ट का अगला चैप्टर शुरू होता है। सेक्शन 124 लॉ कहता है कि अगर डिविडेंड 30 दिन तक अनपेड या अनक्लेम रहता है तो कंपनी को अगले 7 दिनों के अंदर अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होगा एक स्पेशल अकाउंट में, जिसे कहते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट। लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी है, इसलिए लॉ कहता है कंपनी को 30 दिनों के अंदर एक स्टेटमेंट बनानी होगी जिसमें होगा शेयर होल्डर का नाम, शेयर होल्डर का एड्रेस, अनपेड डिविडेंड अमाउंट, और यह स्टेटमेंट कंपनी की वेबसाइट पर पब्लिश होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कंपनी अनपेड डिविडेंड ट्रांसफ़र करना भूल जाए तो क्या होगा? लॉ कहता है कंपनी को उस अमाउंट पर 12% एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ेगा और यह इंटरेस्ट शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए होगा। इधर राहुल अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया, उसे डिविडेंड याद ही नहीं रहा। 1 साल गुजर गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और फिर 7 साल। अब कंपनी एक्ट का सबसे ड्रामेटिकल मूवमेंट आता है। सेक्शन 124 सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर डिविडेंड 7 ईयर तक अनक्लेम रहता है तो वह अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा आईईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। लेकिन शौक अभी बाकी है। सेक्शन 124 सब सेक्शन 6 कहता है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने लगातार 7 साल डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो उसके शेयर भी आईईपीएफ अथॉरिटी के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर बीच में किसी 1 साल का डिविडेंड क्लेम हो जाए तो क्या होगा? ज़रा सोचो। आंसर है शेयर आईईपीएफ में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अब प्रोफेसर क्लास में बताते हैं कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 125 के तहत इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाया है। इस फंड में आते हैं अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिवेंचर, एप्लीकेशन मनी, इंटरेस्ट। और इस फंड का यूज होता है इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, रिफंड क्लेम, क्लास सेक्शन रीइंबर्समेंट के लिए। कहानी में एक और सिचुएशन आती है, अगर किसी शेयर होल्डर ने शेयर ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट कंपनी को दे दिए हो लेकिन ट्रांसफ़र रजिस्टर अभी कंप्लीट ना हुआ हो तो सेक्शन 126 कहता है कि उस शेयर से जुड़ा डिविडेंड, राइट शेयर और बोनस एब्सेंस में रखे जाएंगे जब तक ट्रांसफ़र रजिस्टर नहीं हो जाता। और अब आता है सबसे कठोर सेक्शन, सेक्शन 127। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है लेकिन 30 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करती है तो डायरेक्टर को 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कंपनी को
शेयर होल्डर को 18% पर एनम से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन, अगर लॉ रिस्ट्रिक्शन हो, शेयर होल्डर डिस्प्यूट हो, शेयर होल्डर इंस्ट्रक्शन इशू हो या कंपनी की फॉल्ट ना हो तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और अब प्रोफेसर क्लास में आखिरी सवाल पूछते हैं, डिविडेंड क्या है? क्या यह सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है? आंसर है नहीं। डिविडेंड इन्वेस्टर के विश्वास का प्रतीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मिरर है और लॉ की डिसिप्लिन है। इसी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 123 से 127 तक का डिविडेंड की पूरी जर्नी रेगुलेट की जाती है, प्रॉफिट से शेयर होल्डर तक, और अगर शेयर होल्डर भूल जाए तो आईईपीएफ तक। अब मैं आपसे पूछता हूँ, राहुल की गलती क्या थी? वह डिविडेंड क्लेम करना भूल गया। और याद रखिए, इन्वेस्टर भूल सकता है लेकिन लॉ कभी नहीं भूल सकता है। यह स्टोरी आपको कैसा लगा? जो क्लास में आपके टीचर नहीं किया वो मैं करके दिखाया हूँ।